अंतरिक्ष किसी भी जीवित प्राणी के रहने के लिए सबसे आखिरी जगह है, क्योंकि ना तो यहाँ जमीन है, ना पानी, ना हवा, मतलब कुछ भी नहीं, बस खाली जगह। लेकिन फिर भी मानव की उत्सुकता इसे जानने और समझने के लिए उछलती रहती है और इसी काम के लिए स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए एक प्रकार का घर होता है, जिसे मुख्य रूप से अंतरिक्ष में मानव पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें अनेकों प्रयोग होते हैं, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में मदद मिलती है। आज से लगभग 150 साल पहले सन 1869 में एक अमेरिकी लेखक एडवर्ड एवरेट हिल ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम द ब्रिक मून या हिंदी में ईंटों का चांद था। इसमें एक गोलाकार यान की कल्पना की गई थी, जो कि ईंटों का बना हुआ था। उसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। इसका काम दिशा बताना और नक्शे बनाने का होता है, लेकिन एक दुर्घटना के कारण कुछ इंसान भी इसके साथ अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और वे उसी पर रहने लगते हैं। ये एक कोरी कल्पना थी, जिसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस समय तक पहली ऐसी कल्पना थी जो आज के स्पेस स्टेशन से मिलती जुलती है। जिसके बाद वैज्ञानिक तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर हरमन पोटोनिक नाम के वैज्ञानिक ने 1928 में एक किताब लिखी, जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस ट्रैवल। इसमें उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अंतरिक्ष में मानव के लिए एक परमानेंट निवास बनाने के बारे में बताया। इस निवास को उन्होंने नाम दिया रोटेटिंग व्हील शेप्ड स्पेस स्टेशन, यानी पहिए की तरह घूमने वाला स्पेस स्टेशन। इसे कैसे और किन धातुओं से बनाया जाए, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से किताब में बताया। इन्हीं तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए 1951 में वर्नर वॉन ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने एक अखबार में स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत डिटेल में एक लेख लिखा था, जिसमें मनुष्यों के लिए स्पेस स्टेशन को जरूरी बताया गया और इसके सैन्य उपयोग के बारे में भी बताया गया था, जिसकी वजह से कई देशों का आकर्षण स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ने लगा। कल्पनाएं देखते देखते आखिरकार वह समय आया जब स्पेस स्टेशन कल्पनाओं से बाहर निकलकर वास्तविकता बन गया और 1971 में सोवियत रूस ने दुनिया के पहले स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 को प्रक्षेपित किया। यह प्रथम पीढ़ी का सिंगल डॉकिंग पोर्ट वाला स्टेशन था। इस पीढ़ी के स्पेस स्टेशन आकार में छोटे होते हैं। इन्हें सब जरूरी सामानों के साथ एक बार में ही अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जरूरी प्रयोग करने के बाद इन स्पेस स्टेशनों को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। सल्यूट 1 के अंतरिक्ष में जाने के कुछ दिनों बाद इसमें रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था, लेकिन यह रॉकेट उस स्पेस स्टेशन से जुड़ने में असफल हो गया। कुछ दिनों के बाद नए रॉकेट सोयुज 11 से नया दल स्पेस स्टेशन में भेजा जाता है। लगभग 23 दिनों तक इस स्पेस स्टेशन में अनेकों प्रयोग होते हैं और मिशन खत्म होने पर वे उस स्पेस स्टेशन को छोड़कर पृथ्वी पर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से उनके पॉड में लीक हो जाता है और दम घुटने से सभी की मौत हो जाती है, जिसके बाद सल्यूट 1 अभियान को खत्म कर दिया जाता है। लगभग 6 महीने पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद सल्यूट 1 स्पेस स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल में आकर नष्ट हो जाता है। अगले कुछ वर्षों तक सोवियत रूस सल्यूट श्रेणी के कई और स्पेस स्टेशनों को प्रक्षेपित करता है, जिनमें सल्यूट 2, 3 और 5 सैन्य स्पेस स्टेशन होते हैं। इन्हें एल्मास स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। सल्यूट 6 और सल्यूट 7 दूसरी पीढ़ी के स्पेस स्टेशन थे, जिनमें 2 डॉकिंग पोर्ट थे। डॉकिंग शब्द का इस्तेमाल 2 उपकरणों को कुछ समय के लिए जोड़ने के लिए होता है। अंतरिक्ष यानों को स्पेस स्टेशन से जोड़ने के लिए उनमें डॉकिंग पोर्ट होते हैं। प्रथम पीढ़ी के स्पेस स्टेशनों में क्योंकि केवल एक डॉकिंग पोर्ट होता था, इसी वजह से इनका कार्यकाल भी निश्चित होता था। लेकिन 2 डॉकिंग पोर्ट होने की वजह से दूसरी पीढ़ी के स्पेस स्टेशनों का कार्यकाल आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता था। एक पोर्ट से अंतरिक्ष यात्री और दूसरे से जरूरी सामान के लिए अंतरिक्ष यान को जोड़ा जा सकता था। दूसरे पोर्ट से अंतरिक्ष यात्रियों को बदला भी जा सकता था। इसी तकनीक का उपयोग करके सन 1973 में अमेरिका ने अपना स्पेस स्टेशन स्काईलैब अंतरिक्ष में भेजा। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक दलों ने मानव शरीर
सूर्य और पृथ्वी के संसाधनों पर अनेकों प्रयोग किए। 6 वर्षों के सफल संचालन के बाद आखिरकार 1979 में तकनीकी खराबी के चलते यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल गया, जिसके टुकड़े हिंद महासागर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक गिरे। इन स्पेस स्टेशनों के बाद सोवियत रूस ने पहली और दूसरी पीढ़ी से अलग एक नए प्रकार के स्पेस स्टेशन पर काम शुरू किया, जिसका नाम था MIR स्पेस स्टेशन। यह पुराने सभी स्पेस स्टेशनों से अलग था क्योंकि यह एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था। इसे जरूरत के हिसाब से बड़ा किया जा सकता था। मॉड्यूलर स्पेस स्टेशनों में एक केंद्रीय मॉड्यूल होता है जिससे अन्य मॉड्यूलों को जोड़कर स्पेस स्टेशन बनाते हैं। इनमें पुराने स्पेस स्टेशनों से अधिक जगह और सुविधाएं होती हैं। जरूरत पड़ने पर इनमें और मॉड्यूल भी जोड़े जा सकते हैं। इन्हीं खासियतों के कारण MIR स्पेस स्टेशन उस समय तक स्पेस में बना सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन था। अधिक सुविधाजनक होने की वजह से इस पर अनेकों प्रयोग किए गए, जिनसे मनुष्य के स्पेस में लंबे समय तक रहने पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी मिली, जिन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में बहुत मदद की। मॉड्यूलर स्पेस स्टेशनों के आने से स्टेशनों को हिस्सों में भेजा जाने लगा, जिसमें ज़्यादा ताकत के रॉकेटों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। पुराने स्पेस स्टेशनों को एक बार में ही अंतरिक्ष में भेजना पड़ता था, जिसमें अधिक ताकत के रॉकेट उपयोग करने पड़ते थे। इसी वजह से स्पेस स्टेशनों की लंबाई से लेकर इनका वजन कम से कम रखा जाता था। MIR स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 1986 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। 1996 में इसका आखिरी मॉड्यूल अंतरिक्ष में गया। अनेकों उपलब्धियों के साथ 2001 में यह अपनी कक्षा से भटक गया और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके जल गया। लेकिन इसके रिटायरमेंट से पहले अमेरिका और रूस ने अन्य देशों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने का समझौता कर लिया, जिसके बाद दुनिया के सबसे महंगे अंतरिक्ष अभियान पर काम शुरू हो गया। इस स्पेस स्टेशन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS नाम दिया गया। इसे बनाने के लिए अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ 14 अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसियों ने अपना योगदान दिया, जिनके सहयोग से रूस ने 1998 में इसका पहला मॉड्यूल ज़ार्या प्रक्षेपित किया। लगभग 2 हफ्ते बाद अमेरिका ने इसका दूसरा मॉड्यूल यूनिटी अंतरिक्ष में भेजा, जो पहले मॉड्यूल से सफलतापूर्वक जुड़ गया। अगले 2 सालों तक अलग अलग देशों ने इसके अन्य मॉड्यूल लॉन्च किए और पहले मॉड्यूल के लॉन्च के 2 सालों बाद ही यह रहने लायक हो गया। 2 नवंबर 2000 को इसके पहले दल ने इसमें प्रवेश किया और तब से यह अब तक कभी खाली नहीं हुआ। इसमें हमेशा अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहते हैं। इस अभियान में कुछ हादसे भी हुए, जिनमें 2003 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ हुआ हादसा भी शामिल है। यह हादसा कोलंबिया STS-107 नाम के यान के साथ हुआ, जो 16 दिन के अंतरिक्ष अभियान को पूरा करके पृथ्वी पर लौट रहा था। तभी वायुमंडल में यान दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए और इन्हीं में एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भी थी। हादसों के बाद भी 13 साल चले निर्माण कार्य के बाद आखिरकार 2011 में इसका निर्माण पूरा हो गया, जिसके बाद इसकी लंबाई 73 मीटर और चौड़ाई 109 मीटर हो गई। यह मुश्किल से किसी क्रिकेट स्टेडियम की बाउंड्री में फिट हो सकता था। इसका वजन भी लगभग 440 टन हो गया, जो 110 हाथियों के वजन के बराबर या 54 लाख समोसों के वजन के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाता है और 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, जिसकी वजह से इस पर एक दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखा जा सकता है। 12 देशों के 250 से अधिक अंतरिक्ष यात्री अब तक इस पर जा चुके हैं। समय के साथ साथ इसके उपकरण पुराने होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कभी कभार छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। इसे 2024 में रिटायर करने की योजना बनाई गई थी, जिसे 2030 तक बढ़ाया भी जा सकता है। चीन ने भी 2 स्पेस स्टेशनों को प्रक्षेपित किया है, तियांगोंग 1 2011 में और तियांगोंग 2 2016 में। इसी कड़ी में भारत भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत 2024 में मिशन गगनयान के जरिए भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा।
इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर भारत खुद का स्वदेशी स्पेस स्टेशन प्रक्षेपित करेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यह 2030 तक संभव हो सकेगा।